दूसरा हमारा जो पंजाब को लेकर ही मुद्दा है वो है सर, पंजाब को जहाँ उन स्टेट्स को लेकर जी, जहाँ फिर मैं कहता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य की सरकार अलग अलग पार्टियों की है, वो है जीएसटी और आई। तो जीएसटी अगर तो सेल विद इन स्टेट होती है जी, तो उसका 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है, 50% स्टेट को चला जाता है। जो पहले शायद थोड़ा सा डिले या कोई स्लैग था जी उसमें, अब सुना है कि वो ठीक ठाक हो गया। पर जो आईजीएसटी है, जबकि सेल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होती है, तो वो पूरे का पूरा आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है, फिर वहाँ से घूम के उनका स्टेट का शेयर मिलता है। तो पंजाब गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कई बार ये बात कही है कि ये आईजीएसटी में हमारा हिस्सा हमें पहली बात पूरा नहीं मिलता, अगर मिलता है तो बहुत लेट मिलता है। इवन के वो ये कहते हैं कि हमें तो ये जैसे मांगता होता है, मांगने के लिए जाना पड़ता है, कटोरा लेके खड़ना पड़ता है, और हम केंद्र सरकार की मर्जी के ऊपर हैं। तो इसमें फैक्ट्स क्या हैं सर? ये देखो भाई साहब, पहले तो हम जीएसटी को एक वन नेशन वन मार्केट के कॉन्सेप्ट पे बना, इसी से आई थी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिफॉर्म्स है जी। पूरे देश में एक तरह का यूनिफॉर्म टैक्स होना, टैक्स सिस्टम होना जी, गुड्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, ये एक बहुत अच्छा अप्रिशिएबल रिफॉर्म है जी, जी, जो कि भारत सरकार ने किया। इसकी तो अप्रिशिएशन करनी ही चाहिए। जी, जी, लेकिन हर स्टेट के कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, हर स्टेट की मुद्दे डिफरेंट है जी। तो ऐसा नहीं है कि जीएसटी लॉ में स्टेट अपने अपने जीएसटी रेट्स नहीं कर सकता, स्टेट्स कर सकता है। अच्छा जी। भारत सरकार तो हमेशा कहेगी यूनिफॉर्म रखो तो अच्छा होता है जी, ताकि ट्रेड जो है शिफ्ट ना करे एक स्टेट से लो टैक्स रेट वाले से हाई टैक्स वाले रेट से या हाई टैक्स से लो टैक्स में, ऐसा ना हो। इसलिए यूनिफॉर्मिटी पे भारत सरकार, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट्स पे भारत सरकार एम्फेसाइज करती है। लेकिन स्टेट चाहे तो डिफरेंशिएटेड रेट ऑफ टैक्स भी हो सकता है। अच्छा जी। ऐसा नहीं है कि स्टेट को अख्तियार नहीं है, लेकिन है नहीं ऐसा। है नहीं है। कोई भी स्टेट नहीं चाहेगा कि अगर चंडीगढ़ में 4% है तो मोहाली में 4%, फिर वो 6% वन नेशन वन टैक्स वाली भी बात खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। इसलिए अभी तक तो यूनिफॉर्म रेट्स ऑफ टैक्सेस है। और फिजिकल फेडरलिज्म को देखते हुए जीएसटी काउंसिल बनी है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उसके चेयरमैन हैं और एक वाइस चेयरमैन स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स उसके मेंबर होते हैं। तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है जो कि पिछले मानिए कि 17 से लेकर अब तक 6-7 साल में अच्छा चल रहा है। जी। शुरू में काफ़ी खदशा था कि जीएसटी में कुछ नुकसान होगा, कुछ स्टेट को फ़ायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न 5 साल के लिए रखा गया था कि जिस स्टेट को नुकसान होगा 14% तक जो नुकसान होगा वो, अगर गैप 14% तक का नुकसान है तो वो शॉर्टफॉल है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, 14% गैप किसको आप कह रहे हो? कि पहले जो वैट वगैरह लेता, पिछला अगर रेवेन्यू जितना आता था, पिछले अगर 100 रुपये आते थे, अगर जीएसटी में थोड़ा कम हो गया, जैसे पंजाब को एक खदशा था कि हमारा 4-5 हज़ार करोड़ परचेज टैक्स आता था, परचेज टैक्स मर्ज हो गया तो बंद हो गया, तो हमको शुरू के सालों में कम आया था। ठीक है जी। तो जिसको थोड़ा कम आएगा तो 14% एक स्टैंडर्ड फिगर बना के, जिसका भी जीएसटी अप टू 14% जी। हाँ, अप टू 14% फिक्स था मेरे। अच्छा जी। 14% फिक्स कर दिया था, निगोशिएशन का चांस नहीं रखा था। ठीक है। वो एक लीगल प्रोविजन था। और 14% का जो रेवेन्यू कंपनसेशन था फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू, जिस किसी को भी लॉस होगा वो दिया जाएगा। और 5 साल तक के लिए, 5 साल के लिए वो भी लिमिट अब खत्म हो गई। स्टेट्स का रेवेन्यू उसके बाद कम हुआ नहीं, स्टेट्स का रेवेन्यू ठीक ठाक बड़ा ही है। अखबारों में भी ये आया था, पंजाब का भी आया। स्टेट्स का रेवेन्यू अब ठीक ठाक चल रहा है बिकॉज धीरे धीरे प्रोसीजर स्ट्रीमलाइन हो गए, रेट्स रिकनसाइल हो गए, रेट्स स्ट्रीमलाइन हो गए, तो ठीक अच्छे से चलता रहा। बात सिर्फ रह जाती है फंड ट्रांसफ़र या शेयरिंग ऑफ फंड्स की। डिले इन रिलीजिंग द फंड। पहले जब सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था उसमें भी ऐसा ही होता था। सेंट्रल सेल्स टैक्स में भी कुछ हिस्सा स्टेट्स का होता था, कुछ सेंटर का होता था। लेकिन तब फ़र्क ये था कि जब सीएसटी जिस स्टेट में ओरिजिन होता था, जैसे पंजाब में किसी के ऊपर सीएसटी लगा तो पंजाब कलेक्शन तो देखो अभी भी आज की डेट में भी कलेक्शन तो स्टेट एजेंसीज करती है, स्टेट का एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट करता है। इन्होंने एक प्रोविज़न डाल दिया है कि एसजीएसटी जो है, स्टेट का जो जीएसटी है वो तो स्टेट में रहेगा जी। और जो आईजीएसटी है वो सेंटर में जाएगा। सेंटर फिर शेयर कैलकुलेट करेगा आपका और फिर आपको ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें थोड़ा डिले और टाइम लैग है। मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा सा एक स्टेट्स के हक की बात नहीं है, थोड़ा सा फेडरल ड्रिफ्ट है इसमें। जब आईजीएसटी पंजाब में इकट्ठा हुआ तो तरीका ये होना चाहिए
कि वो पैसा पंजाब रखे ठीक है जी, और पंजाब उस IGST में जो सेंटर का हिस्सा बनता है सेंटर वो को भेज वापस दिया, उनको करे। ठीक है जी, सारा पैसा वहाँ जाके फिर वहाँ से आएगा। जी ये तरीका थोड़ा अटपटा लगता है। ठीक है स्टेट एक फेडरल एक देखो, अगर सेंटर मजबूत है, सेंटर मजबूत तब रहेगा जब स्टेट मजबूत है। बिल्कुल ठीक है जी, तो दोनों मजबूत चाहिए, दोनों स्ट्रीमलाइन चाहिए, दोनों में अच्छा सरकार या अच्छी गवर्नेंस चाहिए। तो अच्छी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन तब होगी अगर स्टेट को ये हक होगा कि हम पैसा रख सकते हैं जी और हमें सेंटर का देना है। ठीक है जी, तो हम जब रख सकते हैं और हमें देना है तो स्टेट थोड़ा ज़्यादा चुस्ती से दुरुस्त काम करेगा, ठीक से काम करेगा, हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो, हमारे से ज़्यादा पैसा हो। जी अब उधर पैसा जाके वहाँ सेंटर से पैसा आने में स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है जी, लेकिन अगर स्टेट इकट्ठा करके अपने पास रखे जी और सेंटर को शेयर भेजे जी तो वो काम कर सकता है। जी मान लो अगर सेंटर का ये खदशा होगा कि पंजाब जैसा स्टेट है, थोड़ा डेफिसिट है, जी, वित्तीय साधनों इस्तेमाल कर लेगा हाँ, अपने भाई जी, भाई ये इस्तेमाल कर लेगा, तो सेंटर के पास तो तरीका है, जी क्योंकि सेंटर ने वो 41% सेंट्रल डेवल्यूशन में हमारा देना है, मैंडेटरी शेयर देना है। हाँ। सेंटर ने सेंट्रल प्लान स्कीम में पैसा देना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में पैसा देना है। उसमें से काट ले जी वो, तो सेंटर को तो काटने की सिचुएशन में है, बिल्कुल स्टेट ठीक। कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? सो ये आई थिंक मैं ये मान के चलता हूँ, अब नहीं तो और 5 साल में और 4 साल में स्टेट्स की डिमांड में ये सिस्टम करेक्ट करने वाला है। अदरवाइज GST अच्छा चल रहा है, जी अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर गया है, आने वाले टाइम में और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जी। सिर्फ ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जी कि जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन पैसा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पैसा इकट्ठा करती है, जी। टैक्स इकट्ठा करती है, वो स्टेट में रहना चाहिए, सेंटर का शेयर सेंटर को जाना चाहिए। जी। अगर कोई स्टेट डिफ़ॉल्ट करता है तो भले लीगली सेंटर को एम्पावर कर दो। स्टेट अगर डिफ़ॉल्ट करता है, सपोज करिए 100 रुपये पंजाब में इकट्ठे हुए, जी 40 या 50 आपने कहा कि सेंटर को जाने हैं, जी। और पंजाब गवर्नमेंट किसी वजह से कोई प्रेशर ऐसा आ गया, कुछ ऐसा खर्चा आ गया कि नहीं भेज पा रहे, जी तो स्टेट लॉ में ही सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दो ना कि आप पंजाब के जो डेवल्यूशन ऑफ फंड्स है उसमें से काट लोगे। बिल्कुल ठीक है, वो तो काट सकते हैं, जी। लेकिन स्टेट कहाँ से पंजाब से सेंटर से रिकवर करेगा? स्टेट की लाचारी हो जाती है, पैसा नहीं होता है, एम्प्लॉयज़ रोड पे चले जाते हैं, लोगों की तकलीफें बढ़ती हैं, लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ती है। वो डायरेक्ट जो रिजेंटमेंट है, जी। डायरेक्ट जो अनरेस्ट होती है सोसाइटी में, जी, जी। स्टेट के कारोबारियों में, स्टेट के एम्प्लॉयज़ में, वो स्टेट को फेस करनी पड़ती है। पड़ती है। वजह कहीं और होती है, पैसा देरी से वहाँ से आता है। ठीक है तो अगर पैसा रख के ये अपना काम चला ले जी, और जी। आप अपना उसमें से अगर नहीं देंगे तो आपको काट लीजिए। बिल्कुल ठीक। इवन के सर अब तो जैसे कंप्यूटर का युग है, AI का युग है सर, ये तो ऑटो सिस्टम भी कुछ ना कुछ हो सकता है, बड़ा सिस्टम कि ऑटोमेटिकली आई थिंक ठीक हो जाएगा, थोड़े समय में हो ये जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं चल रही है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ। मेरे को हमसे भी सूझवान लोग वहाँ बैठे हैं जी, तो हाँ। कुछ ना कोई बात चल रही है। इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर लिया जाएगा। कर लिया जाएगा। फर्स्ट राइट ओरिजिन स्टेट का होना चाहिए, ओरिजिन गवर्नमेंट एट द ओरिजिन लेवल होना चाहिए, उसको सेंटर का शेयर वहाँ से ट्रांसफ़र होना चाहिए। और अगर कोई गवर्नमेंट नहीं करती है तो सेंटर को हक होना चाहिए कि वो उस स्टेट के डेवल्यूशन ऑफ फंड से, जो डिवॉल्व्ड फंड जिनको बोलते हैं, डिवॉल्व्ड फंड में से अपना एडजस्ट कर लें। सर एक बड़ा मुद्दा, पिछले साल जब बाढ़ आए पंजाब में बहुत नुकसान हुआ, और कहते हैं कि जी ऐसी त्रासदी पहले कभी नहीं आई थी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ दौरे पर आए, तो वो आके उन्होंने एक डिसास्टर रिलीफ फंड अनाउंस किया, लगभग 16,000 करोड़ रुपया उन्होंने अनाउंस किया। और सब्सीक्वेंटली जो हमारे CM ऑफ पंजाब थे मिस्टर भगवंत मान, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी कि जी वो 16,000 करोड़ बोला था, वो कहाँ है, दिया तो है नहीं जी, सिर्फ 1,600 करोड़ रुपए दिया। तो ये सच्चाई क्या है सर? क्या ये डिसास्टर रिलीफ फंड देखो सेंटर ने दिया या नहीं दिया जी? गई साहब, मैं ऐसा बताऊं, मैंने पहले भी कहा है, डिज़ास्टर रिलीफ फंड जो डिवॉल्व होते हैं वो नेशनल फाइनेंस कमीशन के कहने पे होते हैं। ठीक है जी, डिज़ास्टर तो कभी कभी आता है जी एक सरकारों में एक मान्यता है, और सब लेवल में, सब स्टेट्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कि डिज़ास्टर का पैसा आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज भेजना है कल नहीं भेजना है, या जब डिज़ास्टर आएगा तब भेजना है। ये रेगुलरली हर साल आता है? रेगुलर हर साल एनुअल डेवल्यूशन है, ये रेगुलरली आता है, और एक स्टेट का एक डिज़ास्टर रिलीफ फंड है, उसमें जमा रहता है। मैं सर 1 मिनट रोकूंगा आपको जी। जो आप कह रहे हो कि हर स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट से डिजास्टर रिलीफ के लिए रेगुलर फंड आता है, तो वो अमाउंट तय कैसे करते हैं? वो उसका फार्मूला जो है
वो नेशनल फाइनेंस कमीशन तय करता है। ठीक है वो पिछली पास्ट, जैसे आपने कहा, सबसे बड़े 1950 के बाद 1988 में फ्लड्स आए थे, 88 के बाद 2008, 88 और 2008 के दोनों फ्लड्स मैंने डील किए। 88 में मैं अमृतसर में पोस्टेड था, तब फ्लड्स आए थे अमृतसर में, सारा इलाका बॉर्डर का सब डूब गया था। और 2008 में मैं वाटर रिसोर्सेज सेक्रेटरी था, इरिगेशन सेक्रेटरी था, तो तब हमने हैंडल किए। तो ये तयशुदा रकम फार्मूले के हिसाब से जो क्राइटेरिया नेशनल फाइनेंस कमीशन का हमने डिस्कस किया, उसमें डिजास्टर रिलीफ भी कवर होता है और ये रेगुलर डिवोल्यूशन होता है। ठीक है, उसमें कभी भी डिफॉल्ट नहीं हुआ और ये पैसा हर साल आता है। और कैश, जैसे मैंने कहा कि कैश अकाउंट में आता है और जो एंट्री है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, किताबों में खड़ी रहती है। तो ऐसा नहीं था कि पंजाब के पास पैसा नहीं था। पंजाब के पास, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, 11-12 हज़ार करोड़ एवरेज अकाउंट में रहता है, डिजास्टर फंड में अवेलेबल रहता है। लेकिन जो दूसरी बात 1600 करोड़ या 16,000 करोड़ वाली है, जो प्रधानमंत्री जी अनाउंस करते हैं, वो प्रधानमंत्री जी ने दो बातें कही थी। एक तो प्रधानमंत्री जी के पास कुछ पावर्स होती हैं, कुछ एक तो पीएम केयर का पैसा है या पीएम रिलीफ फंड का पैसा होता है। पहले पीएम रिलीफ फंड बोलते थे, 2014 से पीएम केयर फंड बोलते हैं। उसमें कुछ पैसा प्रधानमंत्री जी के डिस्पोजल पे होता है, जिसमें से प्रधानमंत्री जी कंटिजेंसी इमीडिएट रिलीफ डिक्लेयर करते हैं। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल प्रधानमंत्री जी ने एक इमीडिएट रिलीफ 1600 करोड़ का अनाउंस किया था। और उन्होंने ये कहा था कि इसके अलावा जो डिजास्टर रिलीफ का पंजाब का हक बनता था, वो पैसा इतना, उन्होंने अमाउंट बताया था 12 या 13 हज़ार करोड़, कि ये पैसा पंजाब के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है, जो कि उनके पास पड़ा है। लेकिन यहाँ से बार बार डिनाई करते रहे, जो कि आई थिंक बाद में चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब ने क्लैरिफाई भी किया था कि यस, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ये पैसा आया हुआ है और हमें ये डिजास्टर रिलीफ फंड का एक देनदारी हमारी खड़ी है। तो जैसे ही डिजास्टर रिलीफ की ज़रूरत पड़ी, तो रिलीफ के जो प्रोविज़न था, रिलीफ के जो कैश चाहिए था, जो कैश रिलीज़ करना था खजाने से, वो फिर बाकी खर्चे रोक के कैश अकाउंट से रिलीज़ हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया। और जो पीएम केयर से जो प्रधानमंत्री जी के प्रेरोगेटिव वाला पैसा था, प्रधानमंत्री जी ने वो पैसा दिया। बात जो कॉन्फ्लिक्ट की आती है, जो डिज़ास्टर रिलीफ फंड का पैसा है, वो डिज़ास्टर रिलीफ देने के कितना अमाउंट किस नुकसान के लिए आप दे सकोगे, ये जो नॉर्म्स होते हैं, रिलीफ नॉर्म्स होते हैं, वो भी भारत सरकार ही तय करती है। ठीक है। अब होता क्या है कि हर स्टेट की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में ले लीजिए, जब फसलों का नुकसान होता है तो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स हमारी ज़्यादा है, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। हमारे यहाँ जब मकान गिरता है तो उसका खर्चा ज़्यादा है, हमारे यहाँ सड़क टूटती है तो उसको बनाने में ज़्यादा खर्चा आता है। जब किसी पुराने किसी दूर के इलाके को करोगे, ट्राइबल इलाके करोगे, वहाँ खर्चा कम होता है। तो हमारे जो 5400 या 5500 जो पर एकड़ का जो मुआवजा मिलता है, जो कॉम्पनसेशन मिलता है, उसको किसान एडिक्वेट नहीं मानते। तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के किया हुआ है। ठीक है जी। जैसे 5500 के करे, मेरे को याद पड़ता है कि शायद 12,000 या शायद ज़्यादा 18 कर दिया या 20,000 कर दिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है भाई, डिज़ास्टर रिलीफ के जो नॉर्म्स फाइनेंस कमीशन तय करता है, हम तो पैसा उसी के हिसाब से मंजूर करेंगे। ठीक है। वो कहते हैं कि हम मतलब देना है तो जितना हमने फिक्स किया इतना दो, बाकी पैसा हमारे फंड से मत दो। बाकी पैसा आप उस डिजास्टर रिलीफ फंड से नहीं दे सकते। अगर आपने ज़्यादा देना है तो ज़रूर दो, लेकिन आप अपने पैसों से दो, अपने साधनों से दो। झगड़ा इसी बात पे या कॉन्फ्लिक्ट या जो नाराज़गी होती है इसी चीज़ पे होती है कि डिज़ास्टर रिलीफ फंड को जितने डिज़ास्टर रिलीफ की ज़रूरत होती है उसके लिए हम खर्च नहीं कर पाते। रिलीफ में पैसा पड़ा है, रिलीफ फंड में पैसा पड़ा है, लेकिन उसके नॉर्म्स इतने कम हैं कि हम जितना देना चाहते हैं वो दे नहीं पा रहे, और उतना जितना हम देना चाह रहे हैं वो फिर हम आपको अपने ट्रेजरी फंड से देना पड़ता है। इस चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अदरवाइज डिज़ास्टर रिलीफ का पैसा नहीं आया, ऐसा कभी कोई बात नहीं हुई। एक सर सवाल है जी कि डीजल और पेट्रोल इसको वैट में या जीएसटी में नहीं रखा गया जी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है, लेकिन उसके ऊपर एक बेसिक एक्साइज ड्यूटी और सरचार्ज भी सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है, और वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाता है। और वो उस पैसे को, जैसे आपने कहा कि 41% की रेशो में स्टेटों को दिया जाता है, और वो जो 41% दिया जाता है उसका फिर उन्होंने जो सिस्टम बनाया कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है, ग्रीन कवर कितना है, एरिया कितना है, तो उसके साथ तो मैंने एक कैलकुलेशन करी कि सर जो पंजाब में डीजल पेट्रोल के ऊपर जो पैसा ये गवर्नमेंट जो बेसिक साइड ड्यूटी ले जाती है,
उसमें से 41% के अगेंस्ट पंजाब को लगभग 1.8 या 2% ऐसा पैसा वापस होता है। और अमरिंदर सिंह जी ने एक बार ये बात उठाई भी थी कि जी अगर हमने इवन के जो हमारी साउथ की स्टेट है, अगर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली है जी, पॉपुलेशन हमारी कम है, जहाँ हमारी जो है सिचुएशन बॉर्डर एरिया ने इस तरह की है, तो हमें ये 41% की राहत यूनिफॉर्म जो नहीं चलनी चाहिए। हमारी स्टेट में जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी का पैसा है हमारे 41% शेयर जो कितने के बाद ये ठीक है सर? ये देखो दो बातें हैं गई साहब इसमें। जी पहली बात तो एडिशनल ड्यूटी वाली और सेस वाली बात है। जी जीएसटी जब बना था 2017 से, जी उसके बाद से जो स्टेट लिस्ट में एक एंट्री थी जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों पे सेस लगा सकते थे। जी पेट्रोल पे भी लगा देते थे, हम एक्साइज ड्यूटी पे भी लगाते थे, जो अल्कोहल पे होती है, काफ़ी चीज़ों पे हम सेस लगाया करते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी लगाया था, फूड ग्रेन्स पे भी हम सेल एंड परचेज पे भी हम सेस लगाते थे। जी वो सेस वाली एंट्री जो है ना, फीस वाली एंट्री नहीं, जी सेस वाली एंट्री जो है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी की बात मैं कर रहा हूँ सर। बेसिक एक्साइज ड्यूटी एंड सेस वाली एंट्री जो है ना, जी। वो स्टेट लिस्ट से हटा दी गई है। ठीक है जी। स्टेट की पावर हटा दी। हाँ ठीक है जी। वो सिर्फ सेंट्रल लिस्ट में या यूनियन लिस्ट या लिस्ट 1 जिसको कहते हैं उसमें रखी गई है। जी वो अब सेस और बेसिक ड्यूटी लगाने वाली जो अख्तियार है जी वो सिर्फ भारत सरकार को है। जी लेकिन भारत सरकार वो ड्यूटी लगा ले जी तब तो स्टेट्स ने सबने सहमति दे दी जी और जीएसटी में सब्ज्यूम कर दी, जी। स्टेट की एंट्री खत्म करके भारत सरकार को एंट्री मिल गई। जी लेकिन भारत सरकार ने जो एक चीज़ जिसको कहते हैं ना थोड़ी कमी रख दी कि उस सेस को या बेसिक एक्साइज ड्यूटी को सेंट्रल डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं बनाया। यस 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 जो डिविजिबल पूल है जिसकी 41% की आप बात कर रहे हैं, टोटल सेंट्रल टैक्सेस का 41% जिसका क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन तय करता है, वो जो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं बने तो उसमें हिस्सा फिर स्टेट को नहीं मिलता और ये सारा का सारा पैसा सेस का भारत सरकार के डिस्पोजल पे रहता है और भारत सरकार अपने खर्चों के लिए, अपनी स्कीमों के लिए, अपने प्रोग्राम्स के लिए यूटिलाइज करती है, जिस पे स्टेटों को एतराज़ है। मेरा ये मानना है कि स्टेटों का हक था सेस लगाने का, बेसिक ड्यूटी लगाने का, वो हक आपने ले लिया, पैसा डिविजिबल पूल में जाना चाहिए। डिविजिबल पूल बड़ा होगा और डिविजिबल पूल का पैसा फिर वो जो भी क्राइटेरिया तय हो जी जी वो उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी नेशनल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो भी पार्लियामेंट अप्रूव करती है उसके हिसाब से स्टेटों में बांटा जाना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि पिछली सरकार ने कुछ सजेशन दिए थे फाइनेंस कमीशन को कि पंजाब को कुछ पैसा कम मिलता है। जी देखो क्राइटेरिया क्या है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉपुलेशन, हाँ ठीक है, फॉरेस्ट कवर एरिया, फॉरेस्ट कवर, डिस्टेंस फ्रॉम इनकम, यस एक डेमोग्राफिक एडवांटेज की बात करते हैं। अब डेमोग्राफिक एडवांटेज हमें कुछ नहीं है कि हम टोटल 2% है, जी ठीक है जी, एरिया हमारा 1.5% है, 1.57% है जी और फॉरेस्ट कवर हमारा बहुत कम है, जी है, वो कहते हैं जितना ज़्यादा होगा पैसा ज़्यादा मिलेगा। और इनकम से जितना डिस्टेंस, इनकम से डिस्टेंस का मतलब ये है कि देश की पर कैपिटा इनकम क्या है, देश की पर कैपिटा इनकम आज की डेट में 2,05,000 है, ठीक है जी। हमारी पंजाब की इनकम जो है 2,25,000, 2,22,000, 2,22,000 है, पहले उससे ज़्यादा है। हम उससे ज़्यादा है, तो अगर हम उससे कम होते तो हमें ज़्यादा मिलता। अच्छा जी। लेकिन अच्छा उस क्राइटेरिया में भी हमें नुकसान है जी, फॉरेस्ट में भी हमें नुकसान है जी, वो कहते हैं फॉरेस्ट बढ़ाओ, पॉपुलेशन में भी अच्छा जी। फॉरेस्ट बढ़ाए कैसे, एवरी इंच ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड, बिल्कुल ठीक है जी। एनी नो फार्मर इज विलिंग टू ग्रो फॉरेस्ट लैंड। जी जी, फॉरेस्ट सिर्फ गवर्नमेंट लैंड्स पे, प्रोविंशियल लैंड्स पे या कुछ कॉमन लैंड्स पे है, वो भी तो दिन भर दिन घटता जा रहा है जी। वो भी बढ़ नहीं सकता। जी जब वो नहीं बढ़ सकता तो पंजाब का पॉपुलेशन भी एक तरह से स्टेबलाइज हो जी, गई हो है, गया है। एरिया तो ज्योग्राफिकल तो वैसे ही बंदिश है, जी, जी। तो नहीं बढ़, तो पंजाब का पैसा, पंजाब का डेवल्यूशन बढ़ेगा कैसे? जी पंजाब प्रॉस्परस भी है, जी हमने बड़ी जल्दी से ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से प्रॉस्पेरिटी हासिल की, तो हमें इस वजह से ऐसा लगता है कि हमें प्रॉस्पेरिटी की वजह से, हमारी पर कैपिटा इनकम की वजह से, हमने छोटे से स्टेट ने इतनी बड़ी तरक्की कर ली, उसकी वजह से हमें प्रीमियम नहीं मिल रहा, हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, हमें नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए ये क्राइटेरिया था कि आप इन सब क्राइटेरिया के चलाना है। दूसरे देखो ऐसा कोई कभी किसी सरकार ने पंजाब की नहीं कहा
कि गरीब स्टेटों को ये जो लेस डेवलप्ड हैं उनको फ़ायदा ना मिले, ना वो ज़रूर डेवलप करो। ठीक है जी। बैकवर्ड स्टेट्स का ज़्यादा ध्यान करो, ठीक है, ठीक है, लेकिन जो स्टेट डेवलप करके उनको पेनलाइज भी तो मत करो। बिल्कुल ठीक है जी। अब हमने ज़्यादा सड़कें बना ली, ज़्यादा सड़कें बना ली, हमने ज़्यादा हॉस्पिटल बना ली, हमने ज़्यादा स्कूल बना लिए, 18,000 के करीब स्कूल हैं, जी 60,000 से ज़्यादा किलोमीटर सड़कें हैं, जी। ब्रिजेज़ हैं, हमारी 14,000 से 500 से किलोमीटर ज़्यादा कैनाल्स हैं। इन सब के रख रखाव में, इनकी सब मेंटेनेंस के लिए हमें पैसा चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। तो हम ये कहते थे कि आप हर स्टेट का एक डेवलपमेंट इंडेक्स बनाओ, स्टेट को डेवलपमेंट के इंडेक्स पे ऊपर मेजर करो जी। जो स्टेट एक तो नेशनल टारगेट होना चाहिए जी। कि आपको नेशनली ग्रोथ लेवल पे डेवलपमेंट इंडेक्स पे यहाँ पहुँचना है। हम उस इंडेक्स के कितना नज़दीक हैं, बिल्कुल ठीक है जी। और उस इंडेक्स तक जो पहुंचने के लिए हमें एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए फाइनेंशियल, वो हमको देनी चाहिए। तो एक नई कैटेगरी कि स्टेट्स का इंडेक्सिंग होना चाहिए, डेवलपमेंट इंडेक्सिंग होना चाहिए, और नेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स क्या रखना है, कहाँ तक हमें पहुंचना है। अगले 5 साल का टारगेट कर लीजिए कि अगले 5 साल में आपको लेट से इंडेक्स जो आपका 5 होना चाहिए जी। आज पंजाब 3 पे रुका हुआ है या 5 पे 4 पे रुका हुआ है। अब पंजाब को 4 से 5 लेवल पे जाने के लिए हम 4th लेवल पे पहुंच गए, हमको 5th लेवल पे जाना है। तो जो 4 से 5 में जाने के लिए वो जो डेवलपमेंट का हमें सफ़र तय करना है, उसके लिए भी तो कुछ हेल्प मिलनी चाहिए। तो एक ये नया तरीका डेवलपमेंट इंडेक्सिंग वाला, डेवलपमेंट जर्नी के लिए, डेवलपमेंट की हमारी जो रफ्तार है, जो उसको एक्सेलरेट करने के लिए एक नया तरीका फाइनेंस कमीशन में आना चाहिए। इसके लिए अगर कानूनी या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो कर लो। ये कोई ज़रूरी नहीं ना कि जब तक बैकवर्ड स्टेट डेवलप नहीं करेंगे तब तक पंजाब को रोक के रखना है या डेवलप्ड स्टेट को रोक के रखना है। ये तरीका ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। तरीका ये है कि बैकवर्ड स्टेट की मदद करो, वो डेवलप करे, और जो डेवलप कर चुके हैं और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करें, उसका तरीका बनाओ। ठीक है। तो ये तरीका कभी ना कभी बनाना होगा। आई थिंक नेशनल फाइनेंस कमीशन को सोचना होगा। अगर मैं सर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ जी कि अगर 2 भाई हैं, एक भाई पहले ग्रेजुएशन कर गया, दूसरा भाई अभी 10वीं पास है, तो कहते हैं भी तेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए पैसा नहीं देंगे क्योंकि जब तक पहले वाला ग्रेजुएट ना हो जाए। लगभग पैरेलल्स उस तरह की। ऐसा ही हो सकता है। मतलब हर एक को डेवलपमेंट का चांस मिलना चाहिए, जो जल्दी डेवलप कर जाए उसको रोकना नहीं चाहिए।